हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्य अवस्था को परिभाषित करो। किस प्रकार की अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम अलग तरीके से हल करेंगे। अलग तरीके से हल करने का मतलब, पहले हम प्रश्न का दूसरा भाग समझेंगे, फिर हम पहला भाग समझेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे समझते हैं क्या है कि जब, देखिए जब क्या होते हैं, लाल तप्त लोहे पर, लाल तप्त लोहा मतलब आयरन यानी कि Fe पर, लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? भाप प्रवाहित की जाती है। किसकी? पानी की भाप प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है? लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड तथा क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या समीकरण संतुलित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4, यहाँ पे कितने हैं? 1 है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 3 आयरन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने होगा? 8 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या, देखिए बच्चों, ये हमारा है लाल तप्त लोहा। क्या है ये? लाल तप्त लोहा। और ये क्या है? पानी की भाप है ये। और ये क्या है? लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे प्रश्न का एक, ये क्या होगा? एक अभिक्रिया होगा। अब हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा? दूसरी अभिक्रिया में क्या करेंगे? देखिए, तप्त अवस्था में लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर, तप्त अवस्था में लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है लोहा तथा जलवाष्प, जल वाष्प। अब देखिए समीकरण संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे पहली अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद है, ये हमारा क्या है? उत्पाद है। दूसरी अभिक्रिया में क्या है? वो हमारा अभिकारक है। और दूसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद है, वो पहली अभिक्रिया में क्या है? अभिकारक है। अभिकारक है ना? है। तो क्या हुआ? यानी कि ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? दोनों अभिक्रिया समान परिस्थितियों में हो रही है। दोनों अभिक्रिया समान परिस्थिति में होती है। समान परिस्थिति में होती है। और ये दोनों अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया दोनों दिशा में चल सकती है। ये अभिक्रिया दोनों दिशा में, दोनों दिशा में चल सकती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि ये अभिक्रिया क्या होगा? देखिए, ये अभिक्रिया हमारी कैसी होगी? देखिए, Fe3, नहीं नहीं, क्या होगा? 3Fe, 3Fe प्लस 4H2। क्या होगा उत्पाद में? Fe3O4 प्लस 4H2, या 4H2O होगा। तो क्या हो जाएगा? 4H2। ये हो गया हमारे प्रश्न का दूसरा भाग। अब देखते हैं प्रश्न का पहला भाग। रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं? किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, किसी उत्क्रमणीय
अभिक्रिया की क्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राएं स्थिर होती हैं। क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। क्या कहलाती है बच्चों? वो रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा रासायनिक साम्यावस्था हो गया। रासायनिक साम्यावस्था की हमने परिभाषा समझ ली। अब देखिए हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पे। देखिए बच्चों होता क्या है कि ये अभिक्रिया हमारी कैसी होती है? बंद पात्र में होती है। स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या होता है? जो अग्र अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। तब विपरीत अभिक्रिया का वेग कैसा होता है? शून्य होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे अभिकारक की मात्राएं घटती जाती हैं, जैसे जैसे क्या होता है? अभिकारक की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा क्या होती है? घटेगी। यहाँ पे देखते हैं अभिकारक की मात्रा। देखिए जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा घटेगी वैसे वैसे क्या होगा? उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। उत्पाद की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जब उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा? कम होगा। यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा? कम होगा। अगर अभिक्रिया का वेग कम होगा यानी क्या होगा? विपरीत अभिक्रिया का, यानी पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। जब पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब अग्र और तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अग्र अभिक्रिया का वेग तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। वेग बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्यावस्था। क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे रासायनिक साम्यावस्था। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इनके बीच में क्या हुआ? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया ये हमारी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे अग्र अभिक्रिया का वेग और विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या है? बराबर है। और इन दोनों की मात्राएं क्या है? स्थिर है। जिस कारण यहाँ क्या होगा? ये हमारी रासायनिक साम्यावस्था कहलाएगी। देखिए बच्चों रासायनिक साम्यावस्था मैंने किस लिए बाद में समझाया कि इसमें लिखा हो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था। तो आपको पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझाना यहाँ पे जरूरी था, फिर जाके आपने हमने समझा कि रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये समझ लिया। प्रश्न में क्या लिखा है? रासायनिक साम्यावस्था परिभाषित कीजिए तथा किस प्रकार की अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है? साम्य स्थापित होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थापित होगा। यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है। क्रिया में साम्य स्थापित होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।